हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक 10 लेक्चर्स कवर किए हैं। उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से लेके ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तक की हमने बात करी थी। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से लेजर आते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जो दो मेथड्स हैं, वो दो कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी क्लासेस के लिंक आपको वहां पे दे रखी है, तो आप वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक की। अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी थी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग होता है, सिंपल। लेकिन अब वो ट्रांजैक्शन हम किस बेस पे रिकॉर्ड करें? क्या हम जब कैश का पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, या फिर हम कैश का पेमेंट नहीं करेंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे फिर भी हम रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पर दो मेथड्स है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, केस बेसिस और एक्यूरल बेसिस। केस बेसिस और एक्यूरल बेसिस। केस बेसिस का मतलब होता है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन केस इज रिसीव्ड और पेड और नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। मींस केस बेसिस क्या कहता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसमें या तो आप कैश का पेमेंट कर रहे हो या फिर कैश रिसीव कर रहे हो, वही ट्रांजैक्शन आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करिए। ड्यू बेसिस का कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड मत कीजिए, ऐसा केस बेसिस बोलता है। क्लियर हो गया? केस बेसिस का मतलब क्या? जब भी आप कैश का पेमेंट कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो तो आप उसे रिकॉर्ड कीजिए। दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस का मतलब रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच दे अकर रेदर देन दे आर पेड। यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल डैश 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 टू 31 मार्च डैश डैश डैश। मींस 1 अप्रैल, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया? ये होता है एक्यूरल बेसिस। Distance is made between the receipt of cash and the right to receive cash or payment of cash, legal obligation to pay cash. सिंपल चीज है कि जब भी आप अगर कैश का पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। और एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, चाहे आप पेमेंट अभी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए। अब यहां हम समझते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का होता है। मींस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हम इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है। जैसे कोई एक्सपेंसेस होते हैं, जिसका हम मंथ के बाद में पेमेंट, नेक्स्ट मंथ पेमेंट करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ की सैलरी हम मई में पे करते हैं, मई की जून, जून की जुलाई, जुलाई की अगस्त में 10 या 11 जो भी हमारी डेट होती है उस टाइप हम पे करते हैं। जैसे रेंट है, रेंट हम पे करते हैं नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये भी हम कब पे करते हैं? नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। जैसे वेजेस है, ये भी हम नेक्स्ट मंथ वेजेस पे करते हैं। लेकिन अगर सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप नेक्स्ट मंथ अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर सेम है। लेकिन जब आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। और एक्यूरल बेसिस क्या बोलता है कि आपका एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, चाहे पेमेंट अभी हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे सैलरी की हमने बात करी थी, फरवरी की हम मार्च में देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर सेम है। लेकिन मार्च की सैलरी हम कब देंगे? अप्रैल में देंगे। मार्च की सैलरी हम कब पे करेंगे? अप्रैल में पे करेंगे। क्लियर? तो मार्च की सैलरी अगर हम अप्रैल में पे करेंगे, दैट मींस हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन हमने क्या बोला? हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मींस जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसी ईयर में हमें रिकॉर्ड करना है। तो जो हम मार्च की सैलरी हम जो पे करेंगे
वो कौन से ईयर की है, वो फॉर एग्जांपल 2021 की है, वो फॉर एग्जांपल 2021 की है, लेकिन नेक्स्ट अप्रैल से कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा। इसलिए हमें ये जो एक्सपेंसेस है ये इसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। कौन से ईयर में, 2021 के ईयर में हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। लेकिन पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया, मींस 31 मार्च तक हमने पेमेंट तो किया ही नहीं है। अगर हमने पेमेंट नहीं किया फिर भी हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, दैट मींस हम हमारा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम जो कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी जो कुछ भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका पेमेंट हम करेंगे मार्च के बाद में करेंगे, मींस 31 मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल में करेंगे। लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। इसका मतलब हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन हमारा मार्च का है इसलिए हमको रिकॉर्ड करना है, पेमेंट हम कब देंगे, अप्रैल में देंगे। अब जब हम कैश पे कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, सैलरी पेड इन कैश, पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश, हम क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल यही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे थे कि जब हम किसी को सैलरी पे कर रहे थे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब कर रहे थे, जब हम सैलरी पे कर रहे थे। लेकिन हम एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड करना है लेकिन हम पेमेंट भी अभी नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी क्या हो गई है, उस मंथ के अंदर ड्यू हो गई है, मींस हमको ये पता है कि हमको सैलरी पे करनी है, लेकिन कब पे करनी है, अप्रैल में पे करनी है। एक्सपेंसेस हमको किस ईयर में रिकॉर्ड करना है, हमको इसी ईयर 2021 में रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आपका एज इट इज सैलरी अकाउंट डेबिट जो पहले होता था वैसे ही डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्लियर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब कैश पेमेंट नहीं कर रहे, तो जब कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कैश का लेजर आएगा नहीं, तो इसके बदले हम किसका नाम लिखेंगे, ये जो सैलरी हमने एक्सपेंसेस किया ये क्या है, पेबल है। क्या है, पेबल है, जो नेक्स्ट मंथ हम पे करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। दैट मीन ये बोल सकते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो जाता है तो यहाँ पर ईयर चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, सैलरी पेबल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, ये हमारा एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। ये हम कब करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। सिंपल, कब हम रिकॉर्ड करेंगे, ये 31 मार्च को करेंगे। क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। या फिर इसका हम प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन और रिजर्व क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको हम कवर करेंगे कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। अब सैलरी पेबल जो है ये हमारा पेबल है, मींस पे करना है, जब हमको पे करना होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट लायबिलिटी। ये हमारी बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट होगा, करंट लायबिलिटीज का। इसको हम कब पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ ही, मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में ही हम पे करेंगे। क्लियर हो गया। तो क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, क्योंकि आप अभी पे नहीं कर रहे हैं। जब आप पे करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट इज रेंट, मार्च का रेंट आप अप्रैल में पे करेंगे, मार्च का रेंट आप अप्रैल में पे करेंगे, तो सेम टू सेम रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, ये करंट लायबिलिटीज। क्योंकि एक्सपेंसेस हमारा हो गया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं करा, पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो अभी हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है एक्चुअल बेस पे। जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो हमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है अप्रैल मंथ, मार्च में। ये कब करेंगे हम, 31 मार्च को करेंगे। एज इट इज, एज इट इज, फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपको 31 को मार्च को तो मालूम नहीं है कि बिल कितना आया। तो ये जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये कब करते हैं, जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं या फिर ऑडिट करते हैं, ठीक है, तब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। दैट मींस आपके पास में 6 मंथ का टाइम है। तो मार्च का जो इनवॉइस बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, ये अप्रैल मंथ में आ जाएगा।
तो अप्रैल मंथ में आ जाएगा, तो अप्रैल मंथ के अंदर हमको पता होगा कि मार्च का कितना बिल आया, और मार्च के हिसाब से कैसे आता है, 15 डेज के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 को आया, फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल को आया, तो ये कौन से मंथ का आया, मार्च 15 से लेके अप्रैल 24 तक आया, तो वहां पर आपको 15 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मतलब 50% आपको वहां पे ले लेना है। तो इस टाइप से आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि आपको उसी मंथ का है, आपको पता है कि हाँ ये इस मंथ का ट्रांजैक्शन हमको नेक्स्ट ईयर पे करना है, दैट मींस अप्रैल में पे करना है, तो उस समय आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है एज ए बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के टाइप में। अब हम ये देखते हैं कि अप्रैल मंथ के अंदर हम जब इसका पेमेंट करेंगे तो उस समय क्या एंट्री पास करेंगे। अब उस समय हम जो जिस जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल का पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 20,000 हमारी 1 लाख रुपीस हमारी सैलरी बन रही थी, 1 लाख हमारी सैलरी बन रही थी, वो हमको पेमेंट करना है। ठीक है, हम अप्रैल 10th को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कौन से मंथ का कर रहे हैं, मार्च के मंथ का कर रहे हैं। तो जब हम मार्च के मंथ का पेमेंट अप्रैल में कर रहे हैं, तो क्या अप्रैल का एक्सपेंसेस माना जाएगा वो, अप्रैल का एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वो एक्सपेंसेस किसका है, मार्च का है। इसके लिए अप्रैल में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तब उसका इफेक्ट हम पीएनएल में नहीं देंगे, इसका इफेक्ट हम पीएनएल में दे देंगे। अगर हम पीएनएल में इसका इफेक्ट देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उस ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। हमने मार्च के अंदर सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, रेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो हमने वहां रिकॉर्ड कर लिया है, एक्सपेंसेस के अंदर हमने ऐड कर लिया है और प्रॉफिट में से हमने माइनस कर लिया है, लेकिन पेमेंट हम अप्रैल में कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो लेजर्स प्रिपेयर किया हुआ है, कौन सा लेजर्स, सैलरी पेबल या फिर रेंट पेबल को जो लेजर्स प्रिपेयर किया हुआ है, उसी के बेस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख रुपीस का हमको पेमेंट करना था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 लाख रुपीस। क्लियर, 1 लाख रुपीस का हमने यहाँ पेमेंट कर दिया, सॉरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ हमने, क्या किया हुआ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ। अब ये पेमेंट हम अप्रैल मंथ में देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10th अप्रैल 2021, क्योंकि ये हमारा ईयर चेंज हो रहा है, तो उस समय हम करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी आप कर रहे हो। अब यहां पर देखेंगे आप, सैलरी पेबल जो है वो भी क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, तो करंट लाइबिलिटीज किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, और कैश भी हमारी एसेट्स है, वो भी किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये जो हमने ट्रांजेक्शन किया, इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पीएनएल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, पीएनएल के ऊपर इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब कोई एक्सपेंसेस नहीं हुआ। एक्सपेंसेस कौन से ईयर का था, मार्च के मंथ का था, जो हमने वहां पे रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्यूरेट बेसिस पे जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर हो गया, तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च की डेट में रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड तो हम कब करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर नवंबर में जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे उसमें करेंगे, लेकिन आपको डेट क्या रखनी है, 31 मार्च 2021, 22, 23, जो भी आपका ईयर होगा उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से आपकी कुछ इनकम्स होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई है, हमने देखा था फिक्स एसेट्स हमने कराई है एफडी, सॉरी फिक्स डिपॉजिट्स हमने कराई है, एफडी कराई है, 1 लाख रुपीस की हमने एफडी कराई थी, उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है। कितना परसेंट है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है। तो जब 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट है, तो फॉर एग्जाम्पल ईयरली ईयरली 1 लाख पे 10% मीन्स 10,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाएंगे, बैंक जाएंगे, बैंक जाने के बाद आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाएंगे, तब आपको पता चलेगा, क्लियर होगा कि हमारा इतना इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट अभी तक आपके अकाउंट में आया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वो अभी तक आपके अकाउंट में आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ एफडी का समझते हैं थोड़ा, एफडी में आप एक्चुअली एवरी स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ एफडी के बारे में।
एफडी में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपीस की एफडी कराई, कितने टाइम के लिए कराई? 5 ईयर्स के लिए कराई। 1 लाख की एफडी 5 ईयर्स के लिए की और 10% का इंटरेस्ट रेट है। कितना? 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो एवरी ईयर हमें 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा 5 ईयर्स तक, तो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया? कितना मिलेगा? 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब ये एफडी मैच्योर होगी, जब ये एफडी मैच्योर होगी आफ्टर 5 ईयर्स, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? वापस हमें कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज तो हमने जो इन्वेस्ट किया है, मीन्स जो डिपॉजिट किया है वो मिलेगा, प्लस 50,000। 50,000 हमारा क्या हो जाएगा? जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा। क्लियर है? 1 लाख प्लस 50,000 ये हमें मिलेगा, तो कितना हो गया हमारा? 1,50,000 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1,50,000 हमको आफ्टर 5 ईयर्स बाद मिलेगा। लेकिन क्या ये 50,000 अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स की अगर एंट्री पास करें, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 5 ईयर्स अगर ये एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एफडी अकाउंट, जो एफडी हमने पहले डेबिट किया था उसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से, टू इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एफडी अकाउंट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन एफडी 50,000। ये कब करेंगे? आफ्टर 5 ईयर्स, जब एफडी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन क्या ये सही है कि हम एक ही साल के अंदर, एक ही ईयर के अंदर ये 50,000 रुपीज पूरा अमाउंट हमने वहां पे इंटरेस्ट में शो कर दिया, तो हमारा इनकम टैक्स उस ईयर में बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो 50,000 का हमें जो इंटरेस्ट मिला है, ये 10,000 के हिसाब से मिला है। अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर आपको 10,000 के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है, तो आफ्टर 5 ईयर्स बाद 50,000 रुपीज हो गया। क्लियर हो गया? इसके लिए हमें एवरी ईयर ये जो इंटरेस्ट होता है उसको एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड करना होता है, उसको एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड करना होता है। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप एक एक्रूड इंटरेस्ट करके एक लेजर्स होता है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, या फिर आप एफडी के अंदर ही डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते थे फॉर एग्जांपल एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्या ट्रांजेक्शन है? 10,000 हमको इस ईयर में इंटरेस्ट मिला होगा, वो कब पता चला हमें? जब हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाए, लेकिन वो पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कैश या बैंक की जगह हमने एक्रूड इंटरेस्ट का एक लेजर प्रिपेयर कर लिया। या फिर हम एफडी अकाउंट्स को भी लिख सकते हैं, एफडी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो वो एफडी अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा इसी तरह से। और ये है हमारी इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम है। इसको आप किस में लेंगे? इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। ये मैं आपको समझाऊंगा इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट, तो एवरी ईयर इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो एवरी ईयर इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर आफ्टर 5 ईयर्स एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर कितना अमाउंट हो जाएगा? 50,000। क्लियर हो जाएगा? 50,000 एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा? एसेट्स होगा, मींस बैलेंस शीट के डेबिट साइड। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 ये हमारा 5 ईयर्स का टोटल हो गया। क्लियर हो गया? अब आफ्टर 5 ईयर्स जब हमको ये पैसा मिलेगा, आफ्टर 5 ईयर्स हमको ये जब पैसा मिलेगा, तो 50,000 हमको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, और 1 लाख रुपीज हमने जो डिपॉजिट किया था वो वापस मिलेगा। तो वो क्या आएगा? बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000 टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, एक्रूड इंटरेस्ट लिखाएंगे पूरा, 50,000 टू एफडी अकाउंट।
आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है, बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में कितने आए, 1,50,000 रुपीज आए। ये 50,000 रुपीज क्या था, एक्रूड इंटरेस्ट था, जो एवरी 5 साल का था। फर्स्ट ईयर 10,000, फर्स्ट सेकंड ईयर 10, थर्ड ईयर 10, फोर्थ ईयर 10 और 5th ईयर 10,000। लेकिन बाद में हम जब मैच्योर हुई तो हमको 1,50,000 रुपीज मिले, तो 10,000 ऐड करने के बाद 50,000 रुपीज हमारा टोटल एक्रूड इंटरेस्ट हुआ था, जो हमको कब रिसीव हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स रिसीव हुआ। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर आपकी 10,000 रुपीज आपके पीएनएल के अंदर क्रेडिट हुआ है। कैसे क्रेडिट हुआ है, ये इस तरह से, ये इस तरह से आपका पीएनएल के अंदर इनडायरेक्ट इनकम के रूप में क्रेडिट हो चुका है। इसका मतलब हमने इनकम को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन पेमेंट हम आफ्टर 5 ईयर्स बाद हम लेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में कब आएगा, आफ्टर 5 ईयर्स बाद। तो 5 ईयर्स बाद जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, आपके बैंक अकाउंट के अंदर जब पेमेंट आएगा, तो आप इस तरह से पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट टू एफडी अकाउंट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये थी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स को हमको रिकॉर्ड करना है। इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर यहाँ पर आपको ये भी आता है कि जब आपको कोई रेंट है, जैसे आपके ऊपर प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, वहां से आपको रेंट आ रहा है, तो मार्च का रेंट आपका अप्रैल में आएगा, मार्च का रेंट आपका अप्रैल में आएगा, तो उस समय हम क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो रेंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना, फॉर एग्जांपल 50,000 टू रेंट इनकम, एक्चुअली रिसीवेबल की स्पेलिंग क्या है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम 15,000। अब रेंट इनकम जो है उसका जो हेड होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, एंड ये जो रेंट रिसीवेबल है उसका जो हेड होगा वो करंट एसेट्स। क्लियर हो गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। रेंट इनकम हमारी क्या होती है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। और अभी हमारे पास में पैसा नहीं आया है, इसलिए हम उसको रेंट रिसीवेबल में करेंगे, और जब हमारे पास में आ जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने सैलरी की बात करी, हमने रेंट की बात करी, एक्रूड इंटरेस्ट की हमने बात करी, और इसके बाद हम रेंट रिसीवेबल इनकम की हम बात कर रहे हैं। अब एज इट इज जो नेक्स्ट होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर हमें क्या फाइनल करना होता है, डेप्रिसिएशन पास करना होता है। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इट्स पर डब्ल्यूडीवी मेथड, इनकम टैक्स के पर्पज से हम डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन पास करते हैं। तो डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको जो भी आपका स्लैब होता है, जैसे आपका जो डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है, इसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना होता है। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 टू फिक्स एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स होगी, ये एंट्री आपको कब पास करनी है, ये एंट्री आपको पास करनी है जब एंड ऑफ द ईयर, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस समय आपको ये बैलेंस शीट एंट्री पास करनी है। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, जिससे इतनी कम हो जाएगी। ये एंट्री हमको एज 31 मार्च को हमको रिकॉर्ड करनी होती है। डेप्रिसिएशन हमारे एक एक्सपेंस है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है कि आपने लोन लिया होता है,
क्या लिया होता है, लोन लिया होता है। तो लोन जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, लोन की जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तब हम एक ही अमाउंट्स के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक से, बैंक लोन अकाउंट, कितना लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज, 5 लाख का, और उसकी एवरी मंथ आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 की इंस्टॉलमेंट है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपीज आपने क्या एंट्री पास करी होगी, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस बैंक से आपका पेमेंट गया है वो आपने रिकॉर्ड किया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आपने एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट के अंदर जो 1,20,000 का आपने जो पेमेंट किया हुआ, एक्चुअल वो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे नहीं किया हुआ है। उस अमाउंट के अंदर दो अमाउंट इंक्लूड है, कौन कौन से, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो हमें इंटरेस्ट के अमाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा, और जो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया है लोन के अंदर उसको हमको वापस क्रेडिट करना होगा। तो ये हम कब पास करते हैं, जब हमारे पास में इसका शेड्यूल आ जाता है या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है, हम बैंक जाके उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाते हैं, जबकि आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अलग बाइफरकेट करके देते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आपने पूरे ईयर इस तरह की एंट्री पास करी होगी, एवरी मंथ की एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इस तरह से आपने एंट्री पास करी होगी, तो एंड ऑफ द 31 मार्च को आपको एक एंट्री पास कर देनी है। कौन सी एंट्री पास कर देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल 60,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था और 60,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी होगा, टू एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। हमने 60,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया था, जबकि हमने 60,000 का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना पे करा है, ओनली फॉर 60,000 अमाउंट पे करा है, लेकिन हमने ज्यादा डेबिट कितने से कर दिया था, 1,20,000 रुपीज डेबिट कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में कितना करना था, 60,000 करना था। तो हम 60,000 वापस क्रेडिट कर देते हैं, तो वो हमारा अमाउंट एवरेज आ जाएगा 60,000 का। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट 60,000, ये कब पास करता है एंट्री, जब आपने एवरी मंथ बैंक लोन अकाउंट को डेबिट किया हो। लेकिन अगर आपने एवरी मंथ दोनों अलग अलग अमाउंट एंट्री की हुई है, कि इंटरेस्ट का भी अलग किया हुआ है, प्रिंसिपल का भी अलग एंट्री की हुई है, तो फिर आपको ये 31 मार्च को इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि एक्यूरियल बेस पे हम किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आगे समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है, और हमें क्यों प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें कौन कौन से लेजर्स इंक्लूड होते हैं। सॉरी गाइस, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे का जो पोर्शन है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है। ये जो ट्रांजेक्शन है ये हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के वक्त करते हैं, दैट मींस 31 मार्च को। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो एक्यूरियल बेसिस पे करेंगे। मींस हम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, दैट मींस एक्यूरल बेसिस। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। कल के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स होते हैं, और किस तरह से वो प्रिपेयर किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हमको 31 मार्च करने के बाद हमको एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। तो आज तक आप इतना कवर कर लीजिएगा, पूरी तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, तो कल के लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो भी आप कमेंट के अंदर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।